नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज 27 अप्रैल दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार में विकसित होगा अद्भुत शिव सर्किट, प्राचीन शिवालयों का होगा भव्य विकास। शिव सर्किट से जुड़ेंगे 9 प्रमुख मंदिर। बिहार में ग्रामीणों को अब सस्ती बिजली का तोहफा, बीपीएल उपभोक्ताओं को बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट मिलेगी सस्ती। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को भी 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट। 10 से 15 मई तक आयोजित होगी सक्षमता परीक्षा 3। सक्षमता परीक्षा 3 में 86,000 शिक्षक होंगे शामिल। स्टेट परीक्षा पर अभी नहीं होगा फैसला। बिहार के 6 जिलों में खुलेंगे होम्योपैथिक अस्पताल। 50 बेड वाले अस्पतालों की होगी शुरुआत। स्वास्थ्य सेवाओं में नया आयाम जोड़ेगा बिहार। आकांक्षा शर्मा का दमदार योद्धा अवतार, सुनील शेट्टी संग दिखेंगी निडर आकांक्षा। 16 मई को रिलीज होगी केसरी वीर। धूप में पार्किंग से कार को हो सकता है नुकसान, गर्मी में कार के इंजन और एसी पर भी दबाव। धूप से कार के पेंट और डैशबोर्ड को खतरा। आईपीएल में आज खेला जाएगा डबल हेडर मुकाबला। पहले मुकाबले में भिड़ेगी मुंबई और लखनऊ। दूसरे मुकाबले में दिल्ली और आरसीबी में टॉप पर पहुंचने की होगी जंग। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। बीएचयू जूनियर क्लर्क पदों पर आवेदन की तिथि बढ़ी। बीएचयू ने जूनियर क्लर्क के 199 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। उम्मीदवार अब इस तिथि पर आधिकारिक वेबसाइट bhu.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में विभिन्न श्रेणियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। पात्रता के लिए 2nd क्लास ग्रेजुएशन डिग्री और कंप्यूटर पर ऑफिस ऑटोमेशन, बुक कीपिंग में 6 महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य है। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और स्किल टेस्ट शामिल है। आवेदन शुल्क सामान्य EWS और ओबीसी के लिए 500 रुपए, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए शुल्क मुक्त है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। खरीफ 2023 मौसम के लाभुक किसानों को सहायता राशि भुगतान शुरू। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने 26 अप्रैल 2025 को यानी बीते दिन खरीफ 2023 मौसम के लाभुक किसानों को सहायता राशि का भुगतान शुरू किया। इस योजना के तहत 40,778 किसानों को 32.83 करोड़ यानी 32 करोड़ 83 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई। योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को आर्थिक मदद देना है। यह सहायता राशि किसानों के आधार संयुक्त बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का लाभ पूरी तरह से राज्य सरकार की निधि से दिया जा रहा है और यह बिना किसी प्रीमियम के किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। शिव सर्किट से जुड़ेंगे बिहार के ये प्राचीन शिवालय। रामायण, बौद्ध और सूफी सर्किट की तर्ज पर बिहार में अब शिव सर्किट विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 9 प्रमुख प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास 278 पर्यटकीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पर्यटन विभाग का लक्ष्य राज्य के अधिक से अधिक ऐतिहासिक शिवालयों को इस सर्किट से जोड़ने का है। सिंहेश्वर स्थान, श्री सोमेश्वरनाथ, बाबा कुशेश्वर स्थान, गोरखनाथ धाम, उमानाथ मंदिर समेत कई प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हरिहरनाथ मंदिर क्षेत्र का भी काशी की तर्ज पर समग्र विकास होगा। जल्द ही अन्य जिलों से सुझाव लेकर शिवालयों को भी इस सर्किट में शामिल किया जाएगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। ग्रामीण उपभोक्ताओं को मिलेगी 40 पैसे सस्ती बिजली। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 15,995 करोड़ रुपए के अनुदान को मंजूरी दी है। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों के 1.25 करोड़ घरेलू और बीपीएल यानी कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को बिजली 40 पैसे प्रति यूनिट सस्ती मिलेगी। वहीं 63 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को भी 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। पिछले वर्ष की तुलना में सरकार 652 करोड़ रुपए अधिक खर्च करेगी। इस कदम से 2.13 करोड़ यानी 2 करोड़ 13 लाख उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर बिजली मिलेगी और राज्य के विकास को गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर 3 मंजिला मकान वालों को भी पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को इस प्रकार की अनियमितताओं पर तुरंत कार्रवाई करना होगा।
अगले सप्ताहांत तक टीआरई 3 शिक्षकों की हो जाएगी नियुक्ति। बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बीते दिन शिक्षा की बात हर शनिवार कार्यक्रम में स्पष्ट किया है कि अगले सप्ताह शुक्रवार या शनिवार तक ज्वाइनिंग आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पोस्टिंग में खास ध्यान दिया गया है कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहीं इन शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा ताकि बच्चों और शिक्षकों का अनुपात संतुलित रहे। सभी शिक्षक सोमवार से अपने अपने स्कूलों में योगदान देंगे। गौरतलब है कि ज्वाइनिंग में देरी के चलते शिक्षक संघ आंदोलन कर रहा है और इस मुद्दे को लेकर नाराजगी भी जाहिर की गई है। जीविका दीदियां अब चाय कंपनी की बनेंगी मालकिन। जीविका दीदियां अब चाय की खेती, फैक्ट्री संचालन और ब्रांडिंग तक का काम करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह योजना स्वीकृत हुई है। ग्रामीण विकास विभाग ने चाय प्रोसेसिंग यूनिट को बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को सौंप दिया है। चाय कंपनी की स्थापना कर दी गई है जिसमें निदेशक मंडल से लेकर शेयरधारक तक सभी जीविका दीदियां होंगी। उन्हें चाय उत्पादन, पैकेजिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। किशनगंज की जलवायु चाय की खेती के लिए उपयुक्त है जिससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, पलायन रुकेगा और पर्यावरण भी सुधरेगा। ग्रीन चाय समेत कई किस्मों का उत्पादन पहले से ही हो रहा है। अब जीविका दीदियों के जुड़ने से यह उद्योग और सशक्त होगा तथा महिलाओं को आत्मनिर्भरता मिलेगी। चुनाव से पहले बीडीओ को नीतीश सरकार का तोहफा। बिहार सरकार ने चुनाव से पहले बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी को बड़ी सौगात दी है। अब बीडीओ पुरानी खटारा सुमो की जगह नई बोलेरो गाड़ियों में क्षेत्र का दौरा करेंगे। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 422 नई बोलेरो गाड़ियों बीडीओ को सौंपी हैं और मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे विकास कार्यों में पूरी निष्ठा से जुटें और जनता की सेवा करें। साथ ही चेताया भी है कि यदि किसी बीडीओ के खिलाफ शिकायत मिली तो सख्त कार्रवाई होगी। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण सरकार ने यह कदम उठाया है जिससे विकास और चुनावी कार्यों में तेजी लाई जा सके। 10 से 15 मई के बीच आयोजित होगी सक्षमता परीक्षा 3। बिहार शिक्षा बोर्ड ने सक्षमता परीक्षा 3 का ऐलान कर दिया है जो 10 से 15 मई के बीच आयोजित होगी। इसके बाद जून के पहले सप्ताह में सक्षमता परीक्षा 4 और 5 के लिए आवेदन शुरू होंगे। बीएसईबी के चेयरमैन आनंद किशोर ने शनिवार को स्पष्ट किया कि स्टेट परीक्षा का आयोजन अभी नहीं किया जाएगा और अभ्यर्थियों को भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने की सलाह दी है। सक्षमता परीक्षा के माध्यम से बिहार सरकार शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देती है। वर्तमान में 86,000 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 3 में भाग लेकर राज्यकर्मी बनने की कतार में है। अब तक 2,53,961 शिक्षक सक्षमता परीक्षा 1 और 2 पास कर चुके हैं। राज्य के 6 जिलों में खुलेंगे होम्योपैथिक अस्पताल। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के 6 जिले में 50 बेड वाले होम्योपैथिक अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों में मरीजों का उपचार होम्योपैथिक के साथ साथ आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों से भी किया जाएगा। इस पहल से लोगों को वैकल्पिक चिकित्सा के प्रभावी और सुरक्षित विकल्प मिलेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के साथ साथ यह कदम ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर करेगा। बिहार सरकार का यह प्रयास स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। 2 मई से सहरसा मुंबई के बीच चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 11015 11016 डाउन 2 मई से सहरसा और मुंबई के बीच नियमित रूप से चलेंगी। यह ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन के रास्ते सहरसा से लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक जाएगी। ट्रेन में जनरल और स्लीपर क्लास के कोच होंगे और इसमें एसी कोच नहीं है। सहरसा से मुंबई का स्लीपर कोच किराया 1,045 रुपये और पाटलिपुत्र से मुंबई का किराया 945 रुपये रहेगा। यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को लोकमान्य तिलक टर्मिनस से और रविवार को सहरसा से चलेगी। ट्रेन का रूट खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, प्रयागराज और जबलपुर से होकर गुजरेगा। गाड़ी को धूप में पार्क करने के नुकसान। धूप में कार पार्क करना कई तरह के नुकसान का कारण बन सकता है। इससे कार के डैशबोर्ड, सीट्स और पेंट को नुकसान हो सकता है क्योंकि लंबे समय तक धूप में रहने से इनका रंग फीका पड़ सकता है। इसके अलावा गर्मी के कारण कार का इंजन और एसी सिस्टम पर दबाव बढ़ सकता है जिससे एसी ठीक से काम नहीं करता और इंजन पर असर पड़ता है। गर्मी में बैटरी की क्षमता भी कम हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए कार को छांव में या पार्किंग स्पेस में खड़ा करें और यदि गली में पार्क कर रहे हैं तो कार पर अच्छा कवर लगाएं।
विद्यालयों में स्टूडेंट ऑफ द वीक की पहल होगी शुरू। हर विद्यालय में अब सप्ताह के बेहतरीन छात्र यानी स्टूडेंट ऑफ द वीक घोषित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि यह पहल छात्र छात्राओं को उनकी पढ़ाई, स्कूल ड्रेस आदि के आधार पर की जाएगी। चुने गए छात्र को प्रशस्ति पत्र मिलेगा और उसका नाम एक सप्ताह के लिए विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखा जाएगा। यह प्रक्रिया प्रत्येक सप्ताह होगी। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि इसके लिए शिक्षा विभाग जल्द ही दिशा निर्देश जारी करेगा। इसके अलावा जुलाई तक विद्यालयों में चहारदीवारी, अतिरिक्त कक्षाएं और शौचालय आदि का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। आज से चालू होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए नियंत्रण कक्ष। बिहार में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 3 से 15 मई 2025 तक गया जिले में होगा, जिसमें 7 खेल प्रकार शामिल होंगे, जैसे मलखंब, कलारिप यात्तू, योगासन, गटका, खो खो, टैंगटा और स्विमिंग। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में लगभग 2200 खिलाड़ी और सहायक कर्मचारी हिस्सा लेंगे। गया, बिपाड और IIM में 3 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं जो 27 अप्रैल यानी आज से चालू होंगे। इन कक्षों में पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली, सफाई और परिवहन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। खिलाड़ियों के लिए बिपाड और IIM में 13 से 15 हॉस्टल चिन्हित किए गए हैं जहां आवास, भोजन और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पशु चिकित्सकों की भूमिका पर कार्यशाला आयोजन। पशु चिकित्सकों की भूमिका पर कार्यशाला आयोजन संपन्न। पशुपालन बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें राज्य के 70% लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन से जुड़े हैं। राज्य में दूध, अंडा, मांस, मुर्गा और मछली का कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और इस संदर्भ में पशु चिकित्सकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस के अवसर पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में देश भर के पशु विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला में डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने पशु चिकित्सकों की चुनौतियों और विभाग की विकास योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने और बकरा, मुर्गा, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। आर्थिक अपराध इकाई ने संजीव मुखिया को 36 घंटे के रिमांड पर लिया। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को 11 महीने बाद पटना से गिरफ्तार किया गया। आर्थिक अपराध इकाई ने उसे 5 दिनों की रिमांड पर लेने की अपील की, जिसे कोर्ट ने 36 घंटे के लिए मंजूरी दी है। शुक्रवार को CBI ने उससे करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। संजीव मुखिया सिपाही बहाली, BPSC शिक्षक भर्ती और नीट UG जैसे कई पेपर लीक मामलों में शामिल रहा है। उसके आपराधिक नेटवर्क में 30 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिनमें उसके रिश्तेदार भी थे। हाल ही में देवघर से गिरफ्तार चिंटू ने नीट पेपर लीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी भेजी गई थी। आर्थिक अपराध इकाई अब सख्ती से पूछताछ कर रही है। 17 जिलों में बारिश, वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी। बिहार में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम में बड़ा बदलाव आने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 17 जिलों में तेज आंधी, भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका जिलों में खास सतर्कता बरतने को कहा गया है। पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और 10 से 50 मिलीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घरों में रहने और किसानों को फसल कटाई रोकने की सलाह दी है। पिकअप वाहन से 708 लीटर शराब बरामद, तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज में शनिवार यानी बीते दिन पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 708 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। तस्करी का यह तरीका बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि शराब को सब्जी के नीचे छुपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ठाकुरगंज से एक पिकअप में विदेशी शराब तस्करी की जा रही है और जिसके बाद सुखानी थाना पुलिस ने NH 327E पर तातपौवा गाँव के पास वाहन चेकिंग की। जाँच में पिकअप से शराब बरामद हुई और तस्कर मुजफ्फरपुर के सत्यम कुमार, जो कि 21 वर्षीय है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तस्करी के मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। फ्रिज या स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रेटिंग कौन तय करता है? क्या आपको पता है? तो AC फ्रिज या स्मार्ट टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रेटिंग ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE द्वारा दी जाती है। BEE हर साल इन प्रोडक्ट्स की रेटिंग अपडेट करता है ताकि ये जानकारी दी जा सके कि कौन सा प्रोडक्ट कम बिजली की खपत करेगा। आमतौर पर 5 स्टार रेटिंग वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बिजली बचाने वाला और महंगा होता है। कंपनियां हर साल अपनी तकनीक में सुधार करती है, जिससे 1 साल पुराना प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट्स से कम रेटिंग पा सकता है। प्रोडक्ट की सही रेटिंग जानने के लिए BEE के आधिकारिक ऐप का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप धोखाधड़ी से बच सकें।
डिप्टी सीएम ने दी पाक नागरिकों को वापस लौटने के लिए अल्टीमेटम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और 27 अप्रैल तक भारत छोड़ने का आदेश दिया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ किया है कि यह आदेश बिहार में भी सख्ती से लागू होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर ली गई है और यदि वे तय समय सीमा तक नहीं लौटे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस आतंकी हमले ने देश को दुख और आक्रोश से भर दिया है और अब भारत किसी भी स्तर पर जवाब देने को तैयार है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के लिए कमेटी सूची भेजी। कांग्रेस ने बिहार में इंडिया गठबंधन की विभिन्न कमेटियों के लिए नेताओं की सूची भेजी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने यह सूची बीते दिन बिहार के समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को सौंपी। इसमें समन्वय समिति के लिए कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, शकील अहमद खान और मदन मोहन झा का नाम शामिल है। मैनिफेस्टो कमेटी में अमिताभ दुबे, करुणा सागर, शिवजतन ठाकुर, अली अनवर अंसारी, जगदीश प्रसाद, पंकज शहताब और मंजीत आनंद साहू को रखा गया। इसके अलावा कैंपेन कमेटी में मीडिया कमेटी और सोशल मीडिया कमेटी के लिए भी नाम तय किए गए हैं। सूची की प्रतिलिपि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेजी गई है। महागठबंधन में वाम दलों की बढ़ी सीटों की मांग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीटों को लेकर टेंशन बढ़ने वाली है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने 60 सीटों की मांग की है, जबकि कांग्रेस 70 सीटों पर अड़ी है। वाम दलों में भाकपा माले ने 19 के मुकाबले 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। माले ने महागठबंधन के नेतृत्व वाली राजद से कम 22 जिलों में प्रतिनिधित्व की मांग की है, जिसमें दक्षिण और उत्तर बिहार के कई जिले शामिल है। भाकपा और माकपा भी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। खासकर भाकपा 10 सीटों पर लड़ने की योजना बना रही है। आईपीएल में आज खेला जाएगा डबल हेडर मुकाबला। आईपीएल 2025 में रविवार यानी आज डबल हेडर रोमांचक होने वाला है। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। अब तक दोनों के बीच 7-7 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें मुंबई को सिर्फ 1 जीत मिली है, जबकि लखनऊ ने 6 बार बाजी मारी है। लखनऊ हालांकि इस सीजन मुंबई दमदार फॉर्म में है और लखनऊ पर भारी पड़ सकती है। यह मुकाबला दोपहर 3:30 बजे मुंबई में होना है, जबकि दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 32 मैच हुए हैं, जिसमें आरसीबी ने 19 मुकाबले जीते हैं और दिल्ली ने 12। एक मैच बेनतीजा रहा और इस जीत हार के रिकॉर्ड में फिलहाल आरसीबी का पलड़ा भारी है, लेकिन दिल्ली अपनी मेजबानी में बाजी मारकर टॉप पर पहुंचना चाहेगी और यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से दिल्ली में होना है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आज के दिन 2010 में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने भारत के नागरिकों की पहचान का एक बड़ा सबूत बनने जा रहे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को अब नया ब्रांड नाम, आधार तथा नया लोगो पेश किया। 1920 में मनी भाई देसाई प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ। 1912 में जोहरा सहगल प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं रंगमंच कलाकार थी, उनका जन्म हुआ। 2017 में लंबे समय से कैंसर से पीड़ित हिंदी फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना का 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 2009 में फिरोज खान प्रसिद्ध अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक का निधन हुआ। 1930 में TK माधवन केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, उनका निधन हुआ। आधार कार्ड में सरनेम बदलने की आसान प्रक्रिया जाने। अगर आपको अपने आधार कार्ड में सरनेम बदलवाना है तो अब आप यह काम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, uidai.gov.in पर, फिर माई आधार पर क्लिक कर अपना आधार नंबर और OTP डालकर लॉगिन करें। इसके बाद अपडेट आधार ऑप्शन पर जाएं और नेम अपडेट पर क्लिक करें। यहां आपको अपनी जानकारी भरनी होगी, साथ ही शादी का प्रमाण पत्र जैसे मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। 50 रुपये की फीस जमा करने के बाद सबमिट करें। सबमिट करते समय आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, जिसे आप स्टेटस चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि आप सिर्फ 2 बार नाम बदल सकते हैं। सुनील शेट्टी स्टारर फिल्म में आकांक्षा शर्मा का दमदार लुक आया सामने। आकांक्षा शर्मा ने केसरी वीर लीजेंड्स ऑफ सोमनाथ फिल्म से अपना पहला लुक जारी किया है, जिसमें वह एक निडर योद्धा के रूप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में उनका लुक शानदार है, जिसमें वह ट्रेडिशनल आउटफिट पहने और कंधे पर धनुष लटकाए दिख रही हैं। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और साहस का तेज साफ झलक रहा है। फिल्म में आकांक्षा का किरदार राजल, जंगल की शेरनी और एक बेहतरीन योद्धा का है। यह फिल्म 16 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। केसरी वीर ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर की रक्षा करने वाले गुमनाम योद्धाओं की कहानी पर आधारित है। फिल्म में सुनील शेट्टी योद्धा वेगड़ा जी, विवेक ओबरॉय खलनायक और सूरज पंचोली गुमनाम योद्धा वीर हमीर जी गोहिल का किरदार निभाते नजर आएंगे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब पूछते हैं जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज का हमारा पहला सवाल है, इंडियन एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 अक्टूबर। आज का दूसरा सवाल है, वाट फू एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी कंबोडिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाओस। आज का तीसरा सवाल है, महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जेपी नारायण, ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन सी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज का तीसरा सवाल है, बाल सुंदरी मिट्टी की मुख्य फसलें क्या है? ऑप्शन ए रबर और कॉफी, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी धान, गेहूं या गन्ना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धान, गेहूं, गन्ना। आज का चौथा सवाल है, कलिंग को मगध साम्राज्य में विलय करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी महापद्मनंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी महापद्मनंद। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अर्जुन राम, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, विजेंद्र सिंह, राजकिशोर महतो, अतीक खान, आकाश अग्रवाल, विशाल सिंह, मुन्ना प्रसाद, राधे श्याम, अंजलि कुमारी गुप्ता, राजीव कुमार, विजय घायल और रवि मोहन वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।